रविंद्र भाटी ने मुझे धमकी दी है। रूप सिंह खर्रा, उनके कितने वोट आए, शायद 5,000 आए, कुछ ऐसे वोट आए उनके, बहुत कम वोट आए, मतलब जमान के जब्त हो गई थी, लोग ऐसा बता रहे। कैसे रविंद्र भाटी से बदला लूं? तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि इसके लिए उन्होंने छोटू सिंह रावणा को टूल किट की तरह इसमें यूज किया है। इस पर ये कांग्रेस का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि हनुमान बेनीवाल जैसे। मुझे तो नहीं पता कि करणी सेना का काम क्या है देश में। राजपूत समाज में जो राजा महाराजा हुए, उन्होंने धोखे और छल के साथ में हमारे जो आदिवासियों के पास में राजपाट थे उनको छीनने का काम किया। सच्चाई है। मतलब फिर आपको अगर पेट में दर्द होता है तो मनोज मीणा के पास कोई इलाज थोड़ी है, फिर आप मेडिकल पर जाओ, दवाई लो अपनी, और क्या है। राजस्थान में एक भर्ती बड़ी ही चर्चाओं का विषय रही है और फिलहाल उस भर्ती की बात करें तो वो रद्द हो चुकी है। एसआई भर्ती 2021, जिसको अब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अंतिम फैसला सुनाते हुए रद्द कर दिया है। लेकिन जब एसआई भर्ती 2021 के रद्द करने के पीछे अगर किसी को याद किया जाएगा तो तमाम योद्धा वो होंगे जो संघर्ष के दिन याद करें तो वो धरने में, धूप में, तपती धूप में बैठते थे। तो उसमें से एक मनोज मीणा भी थे, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम यही बात करेंगे। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया गया, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, मैं सबसे पहले तो माननीय न्यायालय को धन्यवाद दूंगा। ये स्वागत योग्य फैसला है और इस फैसले के आने के बाद में पूरे राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के चेहरों पर खुशियाँ है, किसानों के चेहरों पर खुशियाँ है, नौजवानों के चेहरों पर खुशियाँ है कि कहीं ना कहीं जो लंबे समय से पेपर लीक होते थे, राजस्थान में पेपर लीक की परंपरा बन गई थी, कहीं ना कहीं उस बीमारी से अब निजात मिलेगा। और एसआई भर्ती को रद्द करके माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई गलत इरादों के साथ में, गलत कोई मंसूबों के साथ में अगर कोई थानेदार बनना चाहता है या और कोई भर्ती में नौकरी पाना चाहता है तो ये सपने वो छोड़ दे। मेहनत करो, ईमानदारी से आप काम करो तो ये आपको नौकरी मिलेगी। और ये लंबा संघर्ष है, सही बात है। और 4 साल तक हमने लड़ाई लड़ी, 4 साल हमने इसके लिए आंदोलन करे, सड़कों पे खूब संघर्ष करा और 4 महीने हमने एक साथ हनुमान बेनीवाल जी के साथ बैठ के शहीद स्मारक पर आंदोलन करा और हम सिंगल बेंच में हमें ये निर्णय में हमें जीत मिली। फिर सरकार ने ये कहा हमें कि हम डीबी में नहीं जाएंगे। सरकार डीबी में गई, अपनी बात से पलटी और डीबी में भी सरकार हार गई। अभी सुनने में ये आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, लेकिन सरकार कहीं भी जाए, अब सिंगल बेंच का, डबल बेंच का निर्णय है, वही आने वाले समय में रहेगा और ऐसा ही भर्ती रद्द रहेगी। और ये पेपर लीक जैसे माफियाओं के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर करारा तमाचा है। जिन्होंने 20-20 लाख रुपए देके जो थानेदार बनाए थे, उनके मुंह पे तमाचा है कि आप अगर गलत नीयत के साथ में आप मेहनत करने वाले ईमानदार नौजवानों के हक को खाने का काम करोगे तो आपको घर बैठना पड़ेगा। लेकिन कहाँ ये पुष्टि हुई है कि सभी थानेदार फर्जी रूप से बने थे, सबने धांधली की थी, सबने पेपर खरीदा था? देखो, ऐसा है, वीके सिंह जी ने उस समय एसओजी के हेड थे, उन्होंने कहा करीबन 500 लोग इसमें फर्जी है। और कोर्ट मैडम मेरे और आपके कहने से नहीं चलता, कोर्ट चलता है सबूतों से। सबूतों के आधार पे तय होता है कि गलत है कि सही है। और कोर्ट में वो सारे सबूत हमने वहाँ दिए, हमने पेश करे। एसओजी ने अपनी चार्जशीट पेश करी और उस चार्जशीट में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से थी कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ है, आरपीएससी से लीक हुआ है, इंटरव्यू में घोटाला हुआ है और उसी के चलते आरपीएससी में जो कर्मचारी थे वहाँ पे थे, चाहे वो रामूराम राय का हो, चाहे बाबूलाल कटारा हो, उन्होंने जेल भी काटी है और इसी संदर्भ में काटी है। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी के कर्मचारियों की संलिप्तता भी थी, पेपर माफियाओं की संलिप्तता भी थी और ये जब सिद्ध हो गई कोर्ट में तो कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब मेरे कहने और आपके कहने की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है और कोर्ट ने ये स्पष्ट कह दिया कि एसआई भर्ती पेपर लीक के चलते रद्द की जाती है। और इसको लेकर हमें बड़ी खुशी हुई कि जो हमने संघर्ष करा, जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम युवाओं के हित में आया। लेकिन तमाम जो युवा हैं वो ये कह रहे हैं जो बेगुनाह थे उनको अब ये जो सज़ा मिल रही है, जिन्होंने अब 2 साल वर्दी पहनी, ट्रेनिंग की, बहुत मुश्किल समय था वो निकाला, उनके साथ तो अन्याय हुआ है। देखो, ऐसा है, जो लोग ईमानदार रहे होंगे, 150 जो भी हो, अब मुझे ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि 50 है, 100 है, एक भी हो अगर तो वो बेगुनाह ही रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ईमानदार है तो उसे इस माननीय न्यायालय के निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है, उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि दोबारा पढ़ेगा, दोबारा मेहनत करेगा, दोबारा थानेदार बन जाएगा। लेकिन अगर एक चोर व्यक्ति अगर थानेदार बन जाता तो वो एडिशनल एसपी के पद से रिटायर होता और रिटायर होता तो आप अनुमान लगाओ कि कितना वो भ्रष्टाचार करता। एक गरीब व्यक्ति की एफआईआर कभी वो फ्री में दर्ज नहीं करता, उसके लिए भी पैसे मांगता, जिसने 20 लाख दिए हो, 30 लाख दिए हो। कि आपको लगता है ऐसे थानेदार जनता के हित में काम करते हैं? कभी नहीं करते। और जो ईमानदारी से जो लोग लगे उनसे ये कहूँगा कि यहाँ में हौसला है, आप में हिम्मत है,
आपने ईमानदारी से पहले भी नौकरी हासिल करी है, आप आगे भी हासिल करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी SI की एग्ज़ाम हुई है, कल और परसों 2 दिन लगी है, तो जो लोग ईमानदार रहे होंगे उन्होंने दोबारा पेपर दिया होगा, दोबारा थानेदार बन जाएंगे, तो ये तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। खैर, आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था राजपूतों को लेकर, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किए गए थे राजपूत समाज द्वारा, जिसमें आपने कहा था कि राजपूत समाज बूंदा मीणा को अपना बाप कहना बंद कर दे। क्या बात थी वो, क्यों कहा था आपने ऐसा? देखो ऐसा है, ट्रोल की कोई बात नहीं है, सही बात होगी वो बोली जाएगी। और मैंने ये कहा था कि जो बूंदा मीणा बूंदी के संस्थापक हुए हैं वो हमारे पुरखे हैं, हमारे बाप दादा हैं, और उन्होंने बूंदी की स्थापना करी है। और राजपूत समाज अगर ये कहता है कि बूंदी की स्थापना हाड़ा चौहान ने करी है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। यानी हमारे बाप दादाओं ने जो काम करें उनको अपने बाप दादाओं का काम मत बताओ, आप लोग वही काम बताओ जो आपके बाप दादाओं ने करे हो। तो मुझे लगता है कि इतिहास के बारे में बात करना कोई गलत नहीं है। आज मनोज मीणा की जो आइडेंटिटी है वो मेरे पुरखों की वजह से है, मेरे पूर्वजों की वजह से है। अगर उस पर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कोई गलत बात हो। मैंने बखूबी तथ्यों के साथ में बात करी है, और हमने ये कहा है कि भाई कि हमारे लिए बूंदा मीणा सम्माननीय है, उन्होंने बूंदी की स्थापना करी। हमने ये कहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध लड़ने वाले लोगों में हमारे राणा पूंजा भील थे, हमारे वहाँ मीणाओं की सेना थी जिनकी दम पे महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता। ये सही बात है। अगर महाराणा पूंजा भील नहीं होते तो मैं कह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध नहीं जीतते। और इस बात को तो कई बार यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, यूपी के बड़े ठाकुर राजा भैया वो कह चुके हैं कि ठाकुरों ने जिंदा रहते समय महाराणा प्रताप को एक गिलास पानी नहीं पूछा, और जब महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी तो साथ दिया उन आदिवासी, उन भीलों ने, और उनका आज राजपूत समाज सम्मान नहीं करता। तो देखो, हमारे पुरखों का अगर वो सम्मान नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं गलत है। और हमारे पुरखों की बात करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कोई गलत है। ना तो कोई जातिवाद है, ना कोई ऐसी भावना है, लेकिन मेरे जो पुरखे हुए हैं उनके बारे में बोलना मेरा हक है, और आगे भी बोलूँगा। और मैंने ये भी कहा था कि हमारा जयपुर में राज था, हमारा आलन सिंह मीणा जयपुर में यहाँ के राजा हुआ करते थे, लेकिन धोखे से राजपूत समाज के जो राजा थे उन्होंने हमारे आमेर को हथिया लिया, और निहत्थे लोगों पे वार करके आमेर का उन्होंने अपनी अधिपत कर लिया, आमेर पे अपना राज कर लिया। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज में जो राजा महाराजा हुए उन्होंने धोखे और छल के साथ में हमारे जो आदिवासियों के पास में राजपाट थे उनको छीनने का काम किया। सच्चाई है, मैं आज भी कह रहा हूँ। शिव सिंह ने आपका काफ़ी जो है विरोध किया, कई सारे वीडियोस में आपको अलग अलग बयान आपका विरोध करते हुए नजर। देखो ऐसा है, मैं तो शिव सिंह को जानता भी नहीं हूँ। शिव सिंह शेखावत कौन है? अभी जब मेरे पर उन्होंने बयान दिया तो मैंने उनका पहली बार नाम सुना। देखो, चर्चा में आने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, और लोग बता रहे थे कि कोई करनी सेना को चलाते हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि करनी सेना का काम क्या है देश में। मुझे तो लगता है कि करनी सेना अब तक जो काम करा है भाई देश में, या तो दंगे कराने के काम करें, या लड़ाई झगड़ों के काम करें, या हिंदू मुस्लिम के काम करें हैं। कभी आपने देखा है करनी सेना को शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हुए? कभी देखा है करनी सेना को आपने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए? कभी देखा आपने करनी सेना को गरीब किसानों के लिए काम करते हुए? नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। और शिव सिंह शेखावत जैसे लोगों पर मैं बोलूँ, मैं बात करूँ तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का वो लेवल नहीं है जो मैं बात करूँ। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं आप किसी एक जाति को टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैंने कहा ना भाई, मेरे पुरखों पे बात करना मेरे लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है, और ये ना तो कोई मैं राजनीति चमकाने के लिए काम कर रहा हूँ। राजनीति करने के लिए मनोज के पास में हजारों मुद्दे हैं, हजारों विषय हैं, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। और मैं किसी भी समाज से कोई नफरत नहीं करता, किसी भी समाज से घृणा नहीं करता, और किसी भी समाज की भावनाओं को मैं आहत नहीं करना चाहता। ना मैं राजपूत समाज की भावनाओं को आहत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि बूंदा मीणा हमारे पुरखे हैं, उन्होंने बूंदी की स्थापना करी, इसको मानने में क्या दर्द है भाई? बताओ, क्या दिक्कत आ रही? राजपूत समाज को माननी चाहिए ना बात, भाईचारे की बात है तो मानो। और हमने कहा कि महाराणा प्रताप के साथ में हमारा राणा पूंजा भील थे, मीणाओं की सेना थी, क्या दिक्कत है इस बात में? जयपुर में हमारा राज था, क्या दिक्कत है इस बात में? लेकिन आप बिना वजह अगर दिक्कत पैदा करोगे तो भाई बोलना तो पड़ेगा। फिर आपको अगर पेट में दर्द होता है तो मनोज मीणा के पास कोई इलाज थोड़ी है, फिर आप मेडिकल पर जाओ, दवाई लो अपनी, और क्या है। यार, राजपूत समाज की बात आती तो हाल ही में भी राजनीति में, मारवाड़ की राजनीति में भी राजपूत समाज जो है आपस में भिड़ा जा रहा है। एक तरफ छोटू सिंह रावना, एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी। बताया जा रहा है कि छोटू सिंह रावना ने खुद ही वीडियो जारी कर कहा कि रविंद्र सिंह भाटी ने धमकी दी। क्या आपको ऐसा लगता है एक विधायक के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ऐसे काम कर सकते हैं, धमकियाँ दे सकते हैं? देखो ऐसा है, ऐसा दोनों का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन फिर भी मैं जितना रविंद्र भाटी को जानता हूँ, युवा है, मिलनसार व्यक्ति है, हमसे बातचीत होती है जब मिलते हैं कभी कोई प्रोग्रामों में,
तो मुझे नहीं लगता कि रविंद्र भाटी ऐसा काम करे कि किसी को धमकाए, किसी को धमकी दे। और अगर ऐसी कोई बात उन्होंने करी है तो गलत है, पहली बात तो। और दूसरा, अगर छोटू सिंह रावणा जी को उन्होंने धमकी दी है तो उनके पास में उस धमकी का कोई रिकॉर्डिंग, कोई साक्ष्य या कोई सबूत ऐसा होना चाहिए जो जनता को दिखा सके कि ये रविंद्र भाटी ने मुझे धमकी दी है। अगर अपने लेवल पे कोरा अगर माहौल बना रहे हैं बयानबाजी के रूप से, अगर ये हो सकता है कि छोटू सिंह रावणा को राजनीति में आने के लिए रविंद्र भाटी के ऊपर ये आरोप लगाने पड़ रहे हो तो वो अलग मसला है। और अभी मैं देख भी रहा था कि मदन राठौड़ जी कोई प्रोग्राम में कह रहे थे कि छोटू सिंह रावणा जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप संघर्ष करो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि छोटू सिंह रावणा एक भजन गाने वाली व्यक्ति है, सीधे व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बीजेपी सरकार है वो टूल किट की तरह रविंद्र भाटी के खिलाफ वहाँ यूज कर रही है, क्योंकि वो निर्दलीय विधायक बने हैं। और बीजेपी का वहाँ प्रत्याशी था स्वरूप सिंह खर्रा, उनके कितने वोट आए, शायद 5,000 आए, कुछ ऐसे वोट आए उनके, बहुत कम वोट आए, मतलब जमान के जब्त हो गई थी, लोग ऐसा बता रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको लगता है स्वरूप सिंह खर्रा को कि मैं कैसे रविंद्र भाटी से बदला लूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि इसके लिए उन्होंने छोटू सिंह रावणा को टूल किट की तरह इसमें यूज किया है इस पूरे मामले में। मतलब स्वरूप सिंह खरा छोटू सिंह रावणा को इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी, पूरी बीजेपी कर रही है, मदन राठौड़ कर रहा है, स्वरूप सिंह खर्रा कर रहा है, ये सब छोटू सिंह रावणा को इस लड़ाई में टूल किट की तरह यूज कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि भाई ये विधायक कैसे बन गया, एक मास्टर का बेटा, एक गरीब घर से निकला व्यक्ति रविंद्र भाटी जैसा नौजवान। आपने कहा कैसे कि बन गया? आपने कहा कि प्रूफ क्या है, अगर प्रूफ नहीं होता तो मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता था? जब मैडम सरकार बीजेपी की चल रही हो तो मुकदमा तो आपके ऊपर हो जाए, हमारे ऊपर हो जाए, मुकदमा कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब सरकार ही उनकी हो तो कुछ भी करा सकते हैं। तो मुकदमे की तो मुझे लगता है कि ये कोई चर्चा का विषय नहीं है कि मुकदमा कैसे हो गया। मुकदमा तो फर्जी हमारे ऊपर हो जाते हैं, बहुत बार पुलिस कर देती है कि मनोज मीणा ने ये करा नहीं, जब भी कर देते हैं। तो मैं ये मुकदमों के हिसाब से मत जाऊँ, मुकदमे ज़्यादातर गलती होते हैं, सही मुकदमे कितने होते हैं आप देखो, उनकी जांच करो। ज़्यादातर मुकदमे राजनीतिक द्वेष भावना के चलते खूब किए जाते हैं, और ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। खैर, यूथ कांग्रेस के चुनाव का समय चल रहा है जिसमें तमाम प्रत्याशी कैंपेनिंग में जुटे हुए, उसमें से एक नाम राजकुमार परसवाल का है जो कि यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल से भी ले रहे हैं। उसके लिए क्या कुछ हो गया? देखो ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी तो देखो बड़े नेता है और हमारे लिए सम्माननीय है। अब कोई यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हनुमान जी से कैसे आशीर्वाद ले रहा है, अब इस बात पर हनुमान जी बताएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हनुमान जी ऐसे व्यक्ति कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि उनकी एक पार्टी है आरएलपी, और जो आरएलपी के लिए काम करेगा हनुमान जी तो उसी की बात करेंगे। और ये कांग्रेस का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि हनुमान बेनीवाल जी से। अगर हाँ वैसे कोई मिलने जा रहा है, वैसे कोई बात करने जा रहा है हनुमान बेनीवाल जी से, तो उनके दरवाजे खुले हैं हमेशा, कोई भी जा सकता है उनके पास में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चुनाव लड़ने के रूप से, तो मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल जी को जाए और आशीर्वाद ले। देश में पंचायती राज के चुनाव होने थे, नगर निकाय के चुनाव होने थे, लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि सरकार टाल मटाल कर रही है। क्या लगता है, करवाना ही नहीं चाहती? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि इनके बस की बात नहीं है। देखो ऐसा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि हम पंचायती राज निकाय चुनाव हारेंगे, और जनता में आक्रोश है, जनता परेशान है। पिछले 2-2.5 सालों में बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं पा रही आम जनता के लिए। भजन लाल जी जयपुर से दिल्ली जाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। भजन लाल जी ने तो एक बस रास्ता ले रखा है कि बस दिल्ली जाना है, जयपुर आना है, उसके अलावा प्रदेश में क्या हो रहा है, प्रदेश की जनता के हालात क्या है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक दिन बात हो रही थी पुलिस के अधिकारियों से, नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई जितना 2 साल में भजन लाल जी दिल्ली गए हैं, गहलोत जी या अन्य मुख्यमंत्री पिछले 5-10 साल में नहीं गए होंगे। यानी रोज़ रूट लगवाते हैं, रोज़ हमें काम पे लगा देते हैं कि सीएम साहब दिल्ली का दौरा हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार दिल्ली में ही व्यस्त रह गई और ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए पंचायत राज चुनाव का डर है। लेकिन मैं कहूँगा कि चुनाव ये कराने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो तो पंचायत राज चुनाव उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पंचायत में विकास पहुँचे, काम हो, लोगों को दिक्कतें नहीं आए, तो वहाँ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। हर निकायों में चुनाव हो जिससे वहाँ काम हो सके, और इसको लेकर अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार आए दिन इस पर बहानेबाजी लगाती है, कोर्ट में रिट लगाती है कि हम कराने की स्थिति में नहीं है। आप क्यों नहीं हो कराने की स्थिति में, बताओ। आप सीधा कोर्ट में यह कह दो कि हम जीतने की स्थिति में नहीं है इसलिए नहीं करा रहे, तो बात खत्म। लेकिन डर है, और मैं कहूँगा भजन लाल जी से कि भजन लाल जी, ये तो छोटी सी परीक्षा है,
पंचायती राज चुनाव की। अगर अभी से आपको डर लगने लग गया तो विधानसभा के चुनाव भी तो कराने पड़ेंगे 28 में। क्या आप विधानसभा चुनाव जब 2028 में होंगे तब भी क्या यही कहोगे कि मैं कराने की स्थिति में नहीं हूँ, या मैं हार जाऊंगा इसलिए नहीं कराऊंगा, या मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा इसलिए नहीं कराऊंगा? देखो, लोकतंत्र में जो चुनाव है वो समय पे होने चाहिए और हम सब इसके पक्षधर हैं, क्योंकि समय पे चुनाव नहीं होते हैं तो बड़ा नुकसान होता है लोकतंत्र को। आगे क्या आप सड़कों पर उतर के और आंदोलन वगैरह करने की सोच रहे हैं पंचायती राज चुनाव के ऊपर? देखो, ऐसा है, अगर सरपंच संघ के जो लोग हैं, जो निकाय बॉडी के जो भी नेता हैं, वो सब अगर मिलेंगे और मेरे पास आएंगे और बात करेंगे तो मिल बैठ के मेरा मानना है कि ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और इस लड़ाई में दम है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ज़रूरी है और इसको लेकर अगर बातचीत करेंगे तो मैं ज़रूर उनका साथ दूंगा, उस लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, आपने साफ तौर पर मनोज मीणा को सुना, जिन्होंने एसआई भर्ती 2021, मारवाड़ की राजनीति और पंचायती राज चुनाव पर साफ तौर पर तमाम बड़े बड़े बयान दिए हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं।